आज का जो टॉपिक है वो है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो है वो महात्मा गांधी और अंग्रेजों के वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। ये समझौता क्यों हुआ और इसके क्या उद्देश्य हुए और भारतीय राजनीति में इसका क्या महत्व है। तो दरअसल हुआ ये था कि जब साइमन कमीशन भारत आया और 30 मई 1930 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो उन रिपोर्ट में इसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी और उन सिफारिशों को संवैधानिक जामा पहनाने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो कांग्रेस के प्रमुख नेता महात्मा गांधी सहित सभी नेता जेल में थे और कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। जबकि 1930 तक कांग्रेस जो थी वो भारत के एक बड़े जनसमूह का जो है वो नेतृत्व करती थी, और जब कांग्रेस ने ही इस सम्मेलन में भाग ही नहीं लिया तो फिर ये जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वह असफल हो गया। इसीलिए रैमजे मैकडोनाल्ड के कहने पर लॉर्ड इरविन ने कांग्रेस को मनाने की कोशिश की, जिसके क्रियाकलापों के जो अंतिम परिणाम था उसी के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए कांग्रेस तब तैयार हुई जब गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था इसी को कह सकते हैं दिल्ली समझौते के रूप में कहा जाता है। जो गांधी इरविन समझौता के जो परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे कि जनवरी 1931 में जब गांधी जी जेल में थे तो जनवरी 1931 में 1931 जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा करके ब्रिटिश सरकार ने देश में एक सकारात्मक वातावरण बनाना चाहा कि, और इसी दौरान तेज बहादुर सप्रू, भारतीय जो नेता हैं तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से गांधी इरविन के बीच दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई, जिसे जो अंतिम रूप से 5 मार्च 1931 को संपन्न होती है और इसी को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है या फिर इसे दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। इसी को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ वो कई मुद्दों पर था कि कांग्रेस ने शर्त लगाई कि कब वह जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। सबसे पहली चीज थी कि कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। जो गांधी इरविन समझौते की पहली बात थी वह थी कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा और कांग्रेस द्वारा इस शर्त पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया गया कि प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों का आधार संघीय व्यवस्था और उत्तरदायित्वपूर्ण शासन होगा। मतलब कांग्रेस ने यह कहा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वह तभी भाग लेगी जब संवैधानिक सुधारों का आधार उत्तरदायित्वपूर्ण शासन हो और संघीय व्यवस्था हो। इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और अल्पसंख्यकों से जुड़े विषय तथा भारत की वित्तीय स्थिति जैसे मामलों पर गंभीर से विचार विमर्श किया जाएगा, तब कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। समझौते के अंतर्गत लॉर्ड इरविन के द्वारा भी कुछ विषयों पर सहमति प्रकट की गई, जैसे समुद्र तट के निकट रहने वाले लोगों को निश्चित सीमा के भीतर निःशुल्क समुद्री नमक बनाने या लेने की अनुमति दी गई। जैसे कि जो भारत के तटवर्ती समुद्र के तटवर्ती जो लोग निवास करते हैं वो निश्चित सीमा के अंदर निःशुल्क समुद्री नमक बना सकते हैं या फिर उन्हें लेने की अनुमति दी गई। सरकार द्वारा विदेशी वस्तुओं, अफीम, शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की भी अनुमति दी गई कि सरकार अब विदेशी वस्तुओं, अफीम और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति प्रदान कर देगी। तीसरा जो लॉर्ड इरविन ने जो सहमति दी थी वो थी कि सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे चुके भारतीयों के विषय पर
सहानुभूति पूर्वक विचार विमर्श किया जाएगा। जैसे कि जब आंदोलन सविनय अवज्ञा शुरू हुआ तो बहुत से लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और आंदोलन से जुड़े। तो लॉर्ड इरविन ने इस पर सहमत दी कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी त्यागपत्र सेवा से त्यागपत्र दे चुका है तो उसके पास उस पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। अगला जो इरविन ने समझौते में बात कही कि सविनय अवज्ञा के संबंध में सरकार द्वारा जारी सभी अध्यादेशों को वापस ले लिया जाएगा और सरकार के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्तियों को पुनः लौटा दिया जाएगा। हिंसात्मक अपराधियों के अलावा सभी राजनीतिक आंदोलनकारी रिहा कर दिए जाएंगे, यह लॉर्ड इरविन ने कहा। लेकिन गांधी जी की कुछ बातों को इरविन ने अस्वीकार भी किया, जैसे कि पुलिस ज्यादतियों की जांच या पुलिस ने जो हिंसा की हो या ज्यादती किसी के साथ की हो उसकी जांच कराई जाए, ये लॉर्ड इरविन ने मना कर दिया। तथा एक चीज और थी कि भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों की फांसी की सजा माफ कर दी जाए। जो ये बात थी ये भी लॉर्ड इरविन ने मना कर, गांधी जी की इस बात को भी लॉर्ड इरविन ने मना कर दिया। इसीलिए तो पुलिस ज्यादती और भगत सिंह की फांसी की माफी के अलावा लॉर्ड इरविन ने अधिकांशतः गांधी जी की बातों को मान लिया और गांधी जी इस बात पर तैयार हो गए कि कांग्रेस जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तो कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि उसने पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। गांधी इरविन समझौते को के.एम. मुंशी ने क्या कहा कि युग प्रवर्तक घटना, भारतीय इतिहास की युग प्रवर्तक घटना, जो घटना है एक युग प्रवर्तक घटना है, यह कहा था के.एम. मुंशी ने। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वामपंथी और युवा नेता इस समझौते से असंतुष्ट थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के अनुसार गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे ही समझौता कर लिया। इसके अतिरिक्त गांधी जी अपने समझौते से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से बचा भी नहीं सके, जिससे युवा कांग्रेसी असंतुष्ट थे और इन तीनों क्रांतिकारियों को लाहौर में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। बात अगर गांधी इरविन समझौते की करें तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह समझौता तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से गांधी और इरविन के बीच दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन और गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का भाग लेना निश्चित कर दिया गया। समझौते को लेकर युवा नेताओं ने विरोध किया क्योंकि गांधी भगत सिंह उनके साथी क्रांतिकारियों को फांसी से नहीं बचा सके। तो ये था हमारा गांधी इरविन समझौता।